नमस्कार प्रणाम। मैं सतीश यादव स्काई एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पहले बताएंगे, क्योंकि बिना सूत्र के आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जब तक सूत्र नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, शुरू करते हैं पाठ 1 से। पाठ 1 से शुरू करते हैं। पहले सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए फिर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र एक क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यही सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। जो सूत्र हम ये बताए हैं पीडीएफ में भी कराए हैं और उसके बाद पीडीएफ सेंड कर दिए हैं, इसीलिए फिर ये क्लास करा दे रहे हैं। ठीक है, देखते जाइए अच्छे से। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी कोष्टक बंद। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए नवा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक, अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस ए बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला एक कोष्टक में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab फिर कोष्टक में क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तब सूत्र होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर कोष्टक में बी प्लस सी फिर प्लस 3b स्क्वायर कोष्टक में सी प्लस सी फिर प्लस 3c स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी फिर प्लस 6abc। अब उसके बाद देखना है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा एक कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए माइनस बी एक कोष्टक में फिर एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए एक पार्ट का ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आता है, अब देखिए ये आता है क्या। अब देखिए पार्ट है कि यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन एल्थोगोरियम प्रमेय जब आता है तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। देखिए बी क्यू प्लस आर होता है जहाँ क्या है ये ए बराबर भाज्य और बी बराबर भाजक और क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल होता है। ठीक, अब देखिए भाज्य बराबर एक सूत्र होता है यही भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक, यही सूत्र है। इसको शॉर्टकट में लिखे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर क्या है शेषफल। अब देखिए दूसरा देखते हैं, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब, अगर ये बी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तब देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, या देखिए इसको कह सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर म से इंटू ल से, म से इंटू ल से। ठीक है, ये गुणे का चिन्ह। अब देखिए इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं a इंटू बी, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब देखिए जहाँ a बराबर क्या है पहली संख्या, b बराबर दूसरी संख्या और HCF मतलब मसा और LCM मतलब लसा। अब देखिए HCF बराबर एक सूत्र हो सकता है, क्या हो सकता है
HCF बराबर एक सूत्र हो सकता है A इंटू बी बटे LCM, A इंटू बी बटे LCM। उसके बाद LCM बराबर एक सूत्र हो सकता है A इंटू बी बटे HCF, A इंटू बी बटे HCF। देखिए ये फार्मूला 1 चैप्टर का है। अब दूसरी बात आती है क्या? दूसरी बात आती है शांत। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव जब कोई किसी भिन्न से अंश को हर से विभाजित किया जाता है और दशमलव के कुछ अंकों के बाद शेषफल शून्य हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत। जैसे उदाहरण देखिए 1/4, इसमें भाग देंगे तो 0.25 आएगा। यहाँ भाग समाप्त हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक। अब देखिए नोट, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 या दोनों हो, 2 या 5 या दोनों हो, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, ठीक, तो वह शांत दशमलव होगा। हर क्या? हर। देखिए ये अंश होता है और ये क्या हो जाएगा? हर। तो ये हर में, ठीक। अब आता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब देखिए जब भाग देने पर शेषफल कभी शून्य नहीं होता और दशमलव के बाद एक अंक समाप्त नहीं होते तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं ना। अंक समाप्त नहीं होते उसे अशांत। जैसे देखिए 1/3 है, 1/3 में 3 से 1 में भाग देंगे तो हमेशा 0.3333 आता ही रहेगा, या इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि आवर्ती हमेशा आती रहेगी, बार बार। अब नोट, इसमें नोट लिखा, इसमें अंक न तो समाप्त होता है और न ही दोहराता है। न अंक समाप्त होगा और न ही दोहराएगा। ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ये अशांत अनावर्ती है। क्या है? अशांत अनावर्ती। और देखिए माना हम यक्स बटे अगर पी क्यू एक ऐसी परिमेय संख्या है कि क्यू का अभाज्य गुणनफल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में रूप का नहीं है, मतलब 2 की पावर m 5 घाते n के रूप का नहीं है, जहाँ m, n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो यक्स का प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यक्स का प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। देखिए अगले पेज पे आते हैं, पाठ 2। अब देखिए पाठ 2 है बहुपद। क्या है? बहुपद। अब जब बहुपद है भाई तो बहुपद को अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए एक पदी बहुपद, ऐसे बहुपद, एक पदी बहुपद। अब देखिए लिखा है इसमें ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2 है, 3x है, 6x² है, ये क्या है? एक पदी बहुपद। क्या है? एक पदी बहुपद, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल एक पद दिए गए हैं। कितने पद? एक पद। अब देखिए द्विपदी बहुपद, द्वि मतलब दो पदी, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हो। कितने पद? दो। कितने पद हो? दो पद। जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विपदी बहुपद। जैसे देखिए ये 8 है -2x, ये देखिए 6u के घाते 4 + 2u, u के घाते 7 - 4, ये देखिए द्विपदी बहुपद है। कैसे है? द्विपदी। अब आता है त्रिपदी। त्रिपदी मतलब 3 पद की बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद हो। कितने पद? 3 पद, तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कितने पदी? त्रिपदी। जैसे देखिए ये हो गया क्या? x के घाते 4 - 3x + 2। अब देखिए कामा, ये देखिए t² - 3t + 4, ये क्या है? त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें 1 2 3 पद है, ये त्रिपदी हुआ। ठीक। अब उसके बाद आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद।
ऐसा बहुपद जिसमें चर यक्ष में घात एक हो, चर यक्ष में घात एक हो, उसकी घात भी एक हो। देखिए उदाहरण, जैसे इसकी घात पे क्या है एक, तो ये क्या है रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद। अब देखिए ये भी क्या है एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घाती या रैखिक। अब दूसरी बात देखिए द्विघाती बहुपद आता है, द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिनके घात में दो हो, कितना हो दो, कितना हो दो, घात में कितना होना चाहिए दो। अब देखिए दो है तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, क्या कहलाएगा द्विघाती बहुपद। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, देखिए इसके घात में भैया कितना है दो, ये कौन सा है द्विघाती बहुपद। अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो देखिए ये भी द्विघाती बहुपद है, इसके घात में कितना है दो, ये कितना है द्विघाती बहुपद। अब देखिए इसी सीक्वेंस के आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नोट में व्यापक रूप से द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। यही रूप है उसका, यही रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। देखिए अब आते हैं द्विघाती बहुपद, तीन घात, जिसमें कितने घात होते हैं तीन, जिसके घात में तीन हो, कितने हो तीन। ठीक है, जिसके घात में तीन होगा वो त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं त्रिघाती बहुपद। जैसे देखिए ये देखिए है ना कितना, इसके घात में किसी से मतलब नहीं, y के घात में कितना क्यूब और प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 3, ये देखिए घात कितना है तीन। और जब तीन है भैया, जब तीन है तीन घात है तो ये कैसा हुआ त्रिघाती बहुपद, कैसा त्रिघाती। अब देखिए ये x क्यूब है प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, देखिए इसके भी घात कितने हैं तीन, तो ये क्या होगा त्रिघाती बहुपद। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, क्या हो अल्फा और बीटा, या अल्फा हो या क्या हो बीटा हो, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे एक चीज होता है शून्यकों का योग, क्या होता है शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस कोष्टक में यक्स का गुणांक, फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब ये माइनस ये वाला एक्स का गुणांक मतलब b और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a। ठीक है, जो जिससे लगा है वो उसका गुणांक होता है। अब देखिए ये शून्यकों का, या इसको शॉर्टकट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा है बी एक्स प्लस सी, ये देखिए एक्स का गुणांक मतलब इससे जो गुणा में है तो ये बी हुआ तो ये बी, और देखिए स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, तो ये क्या हुआ ए। ठीक, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये देखिए अचर पद, क्या होता है अचर पद, मतलब c जो भी होगा वो अचर पद होगा और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a। देखिए अल्फा इंटू बीटा या अल्फा इंटू बीटा शॉर्टकट में c बटे a, ये अचर पद है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, अचर पद मतलब ये हुआ जैसे 2x स्क्वायर दिया प्लस 3x दिया प्लस ये कितना 4, तो ये देखिए क्या हुआ अचर पद, क्या हुआ अचर पद। ठीक, अब ये देखिए ये a का मान होगा, ये b का, और ये क्या होगा c, ये a ये b और ये c। ठीक, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। अब देखिए यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद हो, कितने घाती त्रि, इसमें द्विघाती था इसमें त्रि, ये देखिए तीन घात है ना इसमें, देखिए ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तब शून्यकों का क्या होगा, शून्यक के क्या होंगे सूत्र अलग अलग प्रकार के होंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, ये देखिए माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। देखिए दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, सी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई ए। इसको याद रखिएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी क्या है अचर पद है, क्या अचर पद क्या है, और ये क्या है यक्स
क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, तो देखिए एक्स क्यूब का गुणांक लगा है ना, तो देखिए ये शून्य का प्रयोग। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। ठीक, देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए, ये देखिए डी अचर पद है और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अब लेके चलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा चैप्टर। कौन सा चैप्टर? तीसरा। तीसरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। अब देखिए उसके बाद इसके बाद देखिए दो रैखिक समीकरण दिया है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जहाँ a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, a2 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, b2 नॉट इक्वल इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए पहली बात, पहले समझिए, तीन कंडीशन होती है ना। अब देखिए रेखाएं एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेद कर सकती है, अगर करती है, एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, इन स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। क्या? अद्वितीय हल। देखिए अद्वितीय हल होगा। तब देखिए हमारा सूत्र होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, क्योंकि ये अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय। ठीक, दूसरा देखें, अब देखिए जब रेखाएं संपाती हो सकती हैं या संपाती हो, इन स्थिति में हमें क्या करना है, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कैसे होते हैं? अनेक हल। कैसे? अनेक हल। तब देखिए सूत्र क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये देखिए हमारा हो जाएगा अनेक हल। कितने हल? अनेक। देखिए कितने भी हल हो सकते हैं। ठीक, तीसरा देखिए, रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तब इन स्थिति में क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई हल। अगर समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता। ठीक, कोई हल नहीं। यह असंगत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? असंगत समीकरण। तो देखिए इसका सूत्र होता है a1/a2 और देखिए बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 नॉट इक्वल c1/c2 नॉट इक्वल c1/c2। ये देखिए ये हमेशा इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, ये फॉर्मूले को तीनों को याद रखिएगा अच्छे से। अगला स्टेप पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। देखिए ये हुआ क्या, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक, देखिए बीजगणितीय विधि क्या है, युगपत समीकरण को हल करने के लिए प्रचलित विधियां हैं। पहला है विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन। देखिए विलोपन विधि को मैं बहुत अच्छी तरीके से ऐसा समझाऊंगा कि आपको दोबारा भूल नहीं पाएंगे कभी जीवन में। अच्छे से ध्यान से देखिए बस। ठीक, देखिए इस विधि में किसी एक अज्ञात राशि के गुणांकों का समान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? समान। कोई एक अज्ञात गुणांक की राशि होगी, उसको दोनों को हमको क्या बनाना है? समान। ठीक, देखिए विलोपन विधि का उदाहरण के द्वारा समझा देते हैं। विलोपन विधि द्वारा प्रयोग करके हल कीजिए। देखिए एक दिया है 4x + 5y बराबर 7।
देखिए दूसरा दिया 2x प्लस वाई बराबर 2। अब ये तो बराबर नहीं है, इसको हल कैसे करेंगे? पहले देखिए मान लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर 7 को मानते हैं समीकरण 1। इसको समीकरण क्या माने? 1। 2x प्लस वाई ना प्लस वाई बराबर 2। अब देखिए इसको क्या मानते हैं? समीकरण 2। इसको समीकरण कितना माने? 2। ठीक। अब देखिए समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 पहले इसको बराबर या समान बनाएंगे। देखिए समीकरण ये 2 है, इसमें हम 5 से क्या कर देते हैं? गुणा। और गुणा करेंगे तो किसमें? दोनों पक्षों में, इधर भी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों, दायां बायां दोनों। और देखिए 5 से गुणा क्यों? 5 दूना 10x आया, फिर प्लस प्लस ये 5y आया, 5 दूना कितना आया? 10। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना? 3। कितना मानते हैं? समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को क्या कर देते हैं? घटा। देखिए ये समीकरण क्या है? 3। समीकरण 3 है 10x प्लस 5y बराबर 10। अब दूसरा क्या है? ये समीकरण 2 1 है, समीकरण 1 को घटाते हैं तो ये देखिए 4x प्लस 5y बराबर 7। अब देखिए घटा दिए तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6x, यहाँ 10 है 7 तो बचेगा 3। अब देखिए x बराबर ये इस तरफ पक्षांतर हुआ तो 3/6, तो x बराबर ये कट गया तो कितना है? x बराबर 1/2। x बराबर 1/2। अब देखिए अब क्या करना है? अब क्या करना है भाई? सॉरी, थोड़ा सा स्टैंड हिल गया था। देखिए अब यक्स का मान, किसका मान? यक्स का समीकरण 1 में रखने पर, किस पे रखते हैं? समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 क्या था? हमारा समीकरण 1 था 4x प्लस 5y बराबर 7। देखिए इस पे रखते हैं कितना? 1/2, तो ये 4/2 हो जाएगा। कैसे? ऐसे कि ये देखिए 4 है इंटू एक्स का मान 1/2, ये 4/2 भी लिख सकते हैं। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। देखिए इसको काटें, 2 आया, ये 5x उतर गया बराबर 7। अब देखिए इसको उतार लिए। अब देखिए 2 को पक्षांतर करते हैं। देखिए इस तरफ से इस तरफ पक्षांतर के साथ साथ में से अगर ये पक्षांतर हुआ तो यहाँ देखिए 5y बराबर 7 माइनस कितना? 2, तो यहाँ कितना बचा? 5y, वैसे यहाँ पे 5। तो y इसको पक्षांतर इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग में। तो y ये कट गया। अब देखिए y बराबर कितना आ गया? 1। y बराबर कितना आ गया? 1। y बराबर कितना आया? 1। ठीक। अब देखिए फिर, अब देखिए ये आंसर आ गया। x बराबर मेरा पहले ही आया था 1/2। y बराबर क्या आ गया? y बराबर भाई आ गया 1। देखिए ये विलोपन विधि, कौन सी विधि? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन। ये कौन सी विधि थी भैया? विलोपन। ठीक है, ये विलोपन विधि है। ठीक। अब आपको अगली विधि बताते हैं, अगली विधि बताते हैं। ठीक। अगली विधि देखिएगा, अगली विधि देखिएगा। अगली विधि आपको लाते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या? प्रतिस्थापन विधि। यह प्रतिस्थापन विधि, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान, एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। ठीक। और फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। पहले उसको ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे? प्रतिस्थापित। इस प्रकार एक अज्ञात राशि विलोपित हो जाती है। क्या हो जाती है? अज्ञात राशि जो होगी वो विलोपित हो जाएगी और एक नया समीकरण प्राप्त होता है। क्या? एक नया समीकरण आता है जिससे दूसरी अज्ञात राशि का मान
जिससे दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ज्ञात। देखिए आपको बताते हैं। फिर ये उदाहरण है। उदाहरण में लिखा है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए कुछ नहीं करना भैया, दिया है एक समीकरण फर्स्ट दिया है और एक समीकरण क्या दिया है? सेकेंड। अब देखिए दिया है x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए इसको माने समीकरण फर्स्ट, इसको माने समीकरण सेकेंड। अब देखिए समीकरण एक से अब देखिए समीकरण एक जो है कि x प्लस वाई बराबर 14, तो देखिए y को मैंने पक्षांतर कर दिया तो x बराबर 14 माइनस कितना? y। ठीक। अब क्या करना है? अब हमको करना क्या है? यक्स के इस मान को, जो यक्स का मान आया है समीकरण 2 में, किसमें? ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने का। समीकरण 2 में रख दीजिए। अब देखिए भैया समीकरण 2 में रखते हैं। अब देखिए यक्स माइनस वाई बराबर कितना? 4। अब देखिए यक्स का मान क्या है? 14 माइनस वाई। देखिए यक्स के स्थान पे क्या आ गया? 14 माइनस वाई। अब ये देखिए माइनस वाई और ये बराबर 4। देखिए वाई कितना? -2y होगा। यहाँ पे -2y हुआ तो पहले -2y हुआ। अब ये देखिए इस तरफ गया, इस तरफ जब जाएगा तो ये 4 माइनस 14 तो बराबर कितना? -10। देखिए ये भी माइनस था, ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। माइनस माइनस कट गया तो ये बचा 2y बराबर 10। अब देखिए 2 इस तरफ पक्षांतर हुआ, गुणा में है इस तरफ तो इस तरफ भाग गया तो y बराबर 10/2। तो ये देखिए कट गया तो y बराबर कितना आया? 5। इसको लिख सकते हैं y बराबर 5। ठीक। अब क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। देखिए y का जो मान आएगा वो समीकरण 1 में ले जाके रख देना है। देखिए y का मान 5 आया तो समीकरण 1 हमारा कहाँ है भैया? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। देखिए ये x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 1 था। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 14 हुआ तो देखिए x का मान ज्ञात ही करना है। y का मान कितना? 5, तो y का मान 5 रखे 14। अब फिर देखें x को उतारे वैसे 5 को पक्षांतर किए, ये देखिए 14 माइनस 5 प्लस था इस तरफ गया माइनस। ठीक। अब घटा देंगे तो कितना आएगा? 9। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 9। अब देखिए हमको यही ज्ञात करना, अतः x बराबर 9 आया और y बराबर 5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब आपको तीसरी विधि बताते हैं। तीसरी विधि हमारी सबसे खतरनाक विधि है। ये बच्चों को कोई जल्दी पढ़ाता नहीं, लेकिन हम आपको ऐसा समझाएंगे कि बाद में आप समझ जाएंगे। कोई झंझट नहीं, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। देखिए ब्रज गुणज विधि है, ब्रज गुणन विधि। इस विधि को लगाने के लिए यह आवश्यक है कि समीकरण का दाहिना पक्ष शून्य हो। ये समीकरण का दायां पक्ष होता है बायां, ये बायां और ये दायां। तो जो दाहिना पक्ष होता है वो शून्य होना चाहिए। देखिए जैसे समीकरण दिया है ax by प्लस सी। अब देखिए 0, ये दाहिना पक्ष है, दाहिना पक्ष। देखिए दाहिना पक्ष क्या है? शून्य है। देखिए ये भी दाहिना पक्ष है, ये भी क्या है? शून्य है, दायां पक्ष। ठीक, दायां पक्ष। देखिए ए डैश एक्स बी डैश वाई सी डैश बराबर 0। अब देखिए इसका सूत्र होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सूत्र को नहीं याद है तो क्या कर पाएंगे? एक्स बटे बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर वाई बराबर बटे सी ए डैश माइनस सी डैश ए बराबर 1/ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये हमारा इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक। अब हम उदाहरण के जरिए आपको बताते हैं। यदि समीकरण को ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करें ना, एक समीकरण ये दिया फर्स्ट और ये दिया कितना? सेकेंड। ये देखिए 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। देखिए 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए हमारा क्या है? सूत्र। इसको पहले सूत्र को लिखते हैं। ठीक,
सूत्र को लिखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर सूत्र नहीं आया तो आप ब्रज गुणन विधि से हल नहीं कर पाएंगे। सूत्र आप PDF में पढ़े होंगे और आज भी लिखवाएं और आज भी आपको बताएं। ठीक, आप पढ़िए, उसके बाद देखिए। देखिए भाई, ये सूत्र है, ये सूत्र है यक्स बटे बी सी डैश माइनस बी डैश सी फिर बराबर वाई बटे सी ए डैश माइनस सी डैश ए बराबर 1 बटे ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ये सूत्र को मैंने लगा दिया और सूत्र को लगाने के बाद अब सारे मान को रख देते हैं। यक्स को रखें, ये देखिए पहले हमें क्या करना है, सारे मान को लिखना है। देखिए इसके पहले आप पढ़े होंगे, ये देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दूसरा समीकरण हमको दिया है ए डैश एक्स बी डैश वाई प्लस सी डैश बस बराबर 0। तो आप इसको बना लीजिए इसी फॉर्म में। अब देखिए ये ए का मान है, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान, ये सी का मान, ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। देखिए दूसरी बात, ये ए डैश का मान हो जाएगा, ये बी डैश का मान हो जाएगा, ये सी डैश का मान। अब देखिए यहाँ पे रख दिए, बी बराबर कितना है 3, 3 रखें और माइनस 74 सी डैश। देखिए ये सी डैश माइनस क्या रख दिए 74, जब माइनस तो माइनस लगाए। तो देखिए ये 5, 5 कहाँ से आया, बी डैश का मान कितना है 5, बी डैश का मान 5 है। तो आप भैया लगाएंगे 5 और 5 को लगाएं हम, 5 लिखें फिर गुणे में -46 कैसे आया, ये सी का मान है। तो देखिए ये सी का मान फिर बराबर बराबर वाई बटे के, देखिए ये सी डैश सी का मान -46 गुणे, देखिए ए डैश का कितना 3, तो 3 फिर माइनस माइनस लगा। देखिए सी डैश यहाँ है तो सी डैश का मान कितना 74 इंटू ए का मान कितना 2, देखिए 2 फिर बराबर 1 बटे ए का मान 2 और बी डैश का मान 5। देखिए माइनस माइनस लगाएं, ए डैश का मान 3 और ए का, ये बी का मान कितना 3। सभी मान को रख दिए हम। अब रखने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, एक्स को ऐसे लिखना है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा जो है -2 222। देखिए माइनस माइनस प्लस इसका गुणा करने 230 आएगा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए वाई बटे इसका गुणा इसमें किए तो -138 आया, इसका गुणा इसमें किए तो +148 बराबर 1/10 माइनस 9। इसका गुणा करने पे 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9। अब कुछ नहीं करना है हमें, हमें करना क्या है, हमें यही करना है कि ये देखिए यक्स बटे 8 आया, इसको घटाने पे और इसको घटाने पे वाई बटे कितना आया 10 आया और इसको घटाने पे भाई 1/1 आएगा। अब जब ये और ये लेते हैं, सिर्फ ये और ये लेते हैं तो देखिए यक्स बटे इतना बराबर 1/1, इसका तिर्यक गुणा इसका तिर्यक गुणा तो यक्स बराबर कितना आ गया 8, यक्स बराबर कितना 8। अब देखिए जब क्या लेते हैं वाई बटे 10 फिर इसको लेते हैं इसका तिर्यक गुणा तो ये वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एक्स बराबर 8 वाई बराबर 10। देखिए ब्रज गुणन विधि कितना आसान था आपको करने में, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, और देखिए इतने आसानी से कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि हमने कई रातों कई मेहनत बहुत मेहनत करके ये सब विधियाँ बताई हैं, अपने हाथों से लिखा है। देखिए ये सूत्र है, एक बार फिर बताते हैं, सूत्र को अच्छे से याद करिएगा। ये सूत्र है, लिख लीजिएगा, हल करिएगा, न आए 2 बार 3 बार 5 बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर हमारा होगा 4। हमारा अगला चैप्टर क्या होगा 4। 4 चैप्टर का नाम है जो है द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य की विधि से, कौन सी विधि से, श्रीधराचार्य की विधि। कौन सी विधि, श्रीधराचार्य की विधि। देखिए ये श्रीधराचार्य की विधि से हम करते हैं, करते क्या है, ये देखिए यक्स बराबर सूत्र होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac बटे क्या हो जाएगा 2a। ये श्रीधराचार्य की क्या है
विधि है, इसको अच्छे से याद करिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार इससे सवाल आते हैं और पूछते हैं। अतः यक्स के दो मान, किसके? यक्स के दो मान। या देखिए एक बार माइनस बी प्लस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, या उसके बाद और ये पहला मान, दूसरा मान ये है माइनस बी माइनस कड़ी में क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये देखिए समीकरण किसको दर्शाता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये इसके क्या है? मूल है। क्या है? मूल। जब ये दिया रहेगा तो ये वाला सूत्र लगा के हम हल कर लेंगे और यक्स के कितने मान आएंगे? दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव एक बार निगेटिव। एक बार ये पॉजिटिव वाला सूत्र लगाना है, एक बार ये निगेटिव वाला। ठीक, अब आता है इसी में एक और सूत्र जिसे कहते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कहते हैं विविक्तर का नियम। किसका? विविक्तर। ये विविक्तर साहब ने लिखा था सूत्र को, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका भी काफ़ी उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? काफ़ी उपयोग। अब देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं। यदि 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 द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए नॉट इक्वल 0, ए के इक्वल नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तब देखिए क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, क्या? ग्रेटर देन 0 हो तो दो भिन्न वास्तविक, ग्रेटर देन मतलब जिधर मुँह खुला हो वो बड़ा मूल होते हैं। क्या होते हैं? मूल। भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो बराबर मूल अथवा दोनों मूल अगर बराबर होंगे अथवा संपाती वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं? संपाती वास्तविक मूल। अब देखिए अगली पॉइंट तीसरी, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, मतलब ये क्या है? लेस देन बराबर 0 मतलब इधर छोटा है, हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। अगर लेस देन है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मूल नहीं होगा। ठीक, ये 4 चैप्टर समाप्त हुआ। इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र को याद करना है, अच्छे से याद करना है। ये देखिए एक्स बराबर माइनस प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक, इसके दो मान आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। और दूसरा सूत्र है ये विविक्तर का नियम, इसको तो याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। पाँच चैप्टर हमारा है। 5 चैप्टर का नाम हमारे है जो है भैया, क्या नाम है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? एपी। क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, ये हमारा 5 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? 5 चैप्टर। ठीक, देखिए आपको आज बताएंगे 5 चैप्टर समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब तगड़ा चैप्टर है, मतलब कहिए कि हमेशा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए समांतर श्रेणी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। जो ए होता है वो प्रथम पद होता है और जो डी होता है वो सार्वंतर होता है। तब यनवा पद, तब यनवे पद का सूत्र क्या होता है? देखिए समांतर मतलब समान, ऐसे बार बार समान समान पे चलिए, वही समांतर श्रेणी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टी एन बराबर होता है, टी एन बराबर होता है ए ए के बाद क्या होता है? प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बन के डी। देखिए एन पद है, ये प्रथम पद, डी सार्वंतर। अब एनवा पद ज्ञात करना है, ये टी। देखिए समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल यस एन, क्या? यस एन। यस एन जब होगा तो यस एन बराबर होगा n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 और कोष्टक बंद डी और बड़ा कोष्टक बंद। ये देखिए फॉर्मूला,
ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अब यदि प्रथम पद ए, अंतिम पद यल तथा पदों की संख्या n ज्ञात हो, तब n पदों का योगफल, कितने का? n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होगा? n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ठीक है, अब देखिए n होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और यल क्या होता है? यल होता है अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। ठीक, अब देखिए अंत से अगर nवां पद हो, अंत से, ठीक, ये इधर से था, ये अंत से nवां पद हो तो सूत्र होगा यल माइनस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद क्या? डी। ठीक, अंत से होगा, जब अंत होगा उससे पूछेगा तब। अब देखिए ये 3 सूत्र और याद रखिए। सबसे अच्छा यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल। और दूसरा सूत्र याद रखिए, यस बराबर n/2 बड़े कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में छोटे कोष्टक में n-1 और कोष्टक बंद के बाद क्या लगाना है? डी, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए ये सूत्र, एक और सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस छोटे कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद और क्या हो जाएगा? डी। ठीक, 5 चैप्टर का पूरा फार्मूला था। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, वीडियो को स्किप करके अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद हम डेली हर चैप्टर का प्रश्न करा देंगे, आप उससे निश्चिंत रहिए। आपको कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी, आप देखेंगे 70 में 70 नंबर मैथ में पाएंगे आप लोग। ठीक, अगर अच्छे से फार्मूला याद रखते हैं तब क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन में आपको रुक झुक नहीं होगी कि रुक गए, सूत्र नहीं याद है, ये नहीं है, वो कुछ नहीं। अच्छे से सूत्र को याद कर लीजिए, आपके लिए सबसे पावरफुल है। ठीक है, अब ये 5 चैप्टर हुआ समाप्त। अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, छठवें पे। देखिए कौन से चैप्टर पे चलते हैं? छठवें पे। तो छठवां चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसा है? बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब कहिए कि एक तरीके से कि हद से ज़्यादा। ये है भैया आपका क्या? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज। ये क्या है भैया? त्रिभुज। त्रिभुज क्या है अपने आप में? बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, अब इसका प्रथम प्रमेय है। प्रमेय कौन सा है? प्रथम प्रमेय ये है कि एक त्रिभुज की एक ही भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं का समान अनुपात विभाजित करते हैं। कैसा अनुपात? समान। अब देखिए ये एक त्रिभुज है, पूरे त्रिभुज को समांतर खींची गई सरल रेखा। देखिए समांतर खींची गई सरल रेखा, दो भुजाएं जो दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हैं। एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद करती है। ठीक, अब देखिए भुजाओं का समान अनुपात विभाजित होता है। जैसे एडी कहाँ है भाई साहब? ये ए और डी, एडी ये हुई। अब उसके बटे ये क्या हो जाएगा? बी और डी। देखिए बराबर, ये वाला ए और ई। ठीक, ए और ई, फिर बटे क्या हो जाएगा? ई और सी। ये प्रथम प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है? प्रथम। अब द्वितीय प्रमेय पे आते हैं भैया। द्वितीय प्रमेय कहता है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे करती है? दो भुजाएं होंगी, उनको समान अनुपातों में विभाजित करती हैं, तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। रेखा किसकी? तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए दो भुजाओं के अनुपात को ये विभाजित कर रही है, दो भुजाएं हैं, उनको रेखा जो है त्रिभुज पे विभाजित, तो तीसरी भुजाओं की कैसी होती है? समांतर। देखिए जैसे होगा यल बराबर BC, ये देखिए ये L है, ये और ये दोनों जैसे सेम है, तो ये तीसरी भुजा जो BC है इसके L के क्या होगी? बराबर होगी। कैसी होगी? बराबर। ये बराबर का चिन्ह है, चाहे ये लगाइए चाहे ये, पैरेलल। ठीक है, अब उसके बाद प्रमेय आता है, प्रमेय 9, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह एक समकोण त्रिभुज कर्ण का
वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कहने का अर्थ एक समकोण त्रिभुज होगा, जैसे ये है समकोण त्रिभुज, ये देखिए 90 अंश बना तो समकोण हुआ ABC। देखिए जरा दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है ना, अन्य दो, जो ये कर्ण है, ये देखिए कर्ण होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, और क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, लंब। ठीक, देखिए ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ना, ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक, ये है 6 चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, अब इसके बाद आपको और चीज़ें बताएंगे त्रिभुज के बारे में, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें अच्छे से पढ़ना है, त्रिभुज के बारे में और चीज़ों को बताते हैं। कॉपी लाते हैं, अगली जो बेस्ट कॉपी लिखे हैं वो कॉपी लाते हैं। ठीक, देखिए आ गया त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। समरूप त्रिभुज दो दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, दो त्रिभुज होंगे वो समरूप कहलाएंगे। अब यदि उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं, उनका आकार समान होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इनका माप भी समान हो। आकार समान होगा, संगत कोण समान होंगे, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होंगे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसका जो माप होगा, माप भी समान होगा। ठीक है, देखिए आपको दिखाते हैं, ये त्रिभुज है ABC और ये भी त्रिभुज है EFDEF। ठीक है, अब देखिए ये कोण A बराबर कोण D, जो ये होगा वही क्या होगा, ये होगा, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। अब देखिए अगर कोण B, ये जो होगा वही क्या होगा, E होगा, ये C कोण है, कोण F, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब देखिए AB बटे DE, अब AB बटे क्या हो जाएगा, D और E, अब देखिए फिर बराबर लगा BC बटे क्या, EF, ये भी बराबर है। अब देखिए AC बटे क्या होना चाहिए, DF, देखिए बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ABC, ये सर्वांशक मतलब समरूप का चिन्ह है, ये त्रिभुज DF DEF, क्योंकि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, अगर DFE कहते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए शर्तें क्या होती हैं, तीन होते हैं समरूप के, एक होता है कोण 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 AAA, कोण 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 AAA। अब देखिए AAA क्या होता है, तो देखिए ABC और DEF दो त्रिभुज दिए, दोनों त्रिभुज के अभी अभी मैंने बताया कोण A कोण D क्या होता है, ये बराबर, देखिए कोण A बराबर कोण D, देखिए कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अब देखिए त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC होगा, फिर ये समरूप DEF, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, कोण कोण कोण, जैसे कोण एंगल होता है, इसमें सारे कोण हमारे बराबर होने चाहिए, सारे कोण बराबर जब होंगे तो हमारा त्रिभुज जो होगा वो समरूप त्रिभुज में ए होगा, एंगल यानी हिंदी में कोण कोण कोण। अब दूसरी देखते हैं, भुजा भुजा भुजा, यस 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 यस, ये देखिए भुजा भुजा ABC दो त्रिभुज होना है, A और B, देखिए AB बटे DE, देखिए ये DE, इसके बटे क्या होगा, DE, BC बटे क्या होगा, EF। ठीक, इसका देखिए AC बटे क्या, DF, ये भी देखिए त्रिभुज जो है ABC, ये भी समरूप है किसके, DEF के, क्योंकि इसका जो साइड है, मतलब भुजा 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 क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर। ठीक, तीसरा आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, ये है भैया भुजा कोण भुजा, यस AS। ठीक, इसमें क्या होता है, देखिए भुजा कोण भुजा, कोण A बराबर कोण D, बस ये दो बराबर होते हैं। ठीक, AB बटे DE होता है, AB बटे D और E,
ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ, देखिए ए सी बटे डी एफ। इसमें क्या होता है, ये भी तो है ए बी सी समरूप डी ई एफ है, लेकिन इसमें साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड साइड का बराबर है और एंगल एंगल का बराबर है, ठीक। ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, ठीक, समझ में आया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया भैया आपका एक एस एस एस, एक एस ए एस, कोण कोण कोण, और एक हो गया भुजा भुजा भुजा, और एक होगा भुजा कोण भुजा। ये समरूप की शर्तें हैं, कैसे कैसे समरूप होता है त्रिभुज, ये आपको हमने बता दिया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। देखिए इसके गुण, गुण क्या होते हैं। तो देखिए हमने बताया कि ये देखिए ए बी सी समरूप डी ई एफ, देखिए ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ, और ए सी बटे डी एफ। देखिए कोण ये ए और बी समान होंगे, और देखिए कोण बी ई होगा, कोण सी एफ होगा, ये तो हमने पहले बताया। अब देखिए ये जो भुजा संगत भुजाओं का अनुपात, ये सूत्र होता है संगत ऊंचाई का अनुपात बराबर संगत माध्यिका का अनुपात, और देखिए फिर बराबर संगत कोण के अर्धक का अनुपात। ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। फिर बराबर संगत लंब के समद्विभाजक का अनुपात, ये भी बराबर। त्रिभुज के परिमाप का अनुपात बराबर होता है कड़ी में त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, जो त्रिभुज होगा उसके क्षेत्रफल का क्या होगा, अनुपात। अब देखिए आपको और बताते हैं चीज। देखिए त्रिभुज है, इसके बीच में देखिए एक लाइन है, देखिए डी ई, ये डी ई और बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी ई, ए बी सी ए डी ई, ये समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। अब ए बी बटे ए डी होता है, ए बी बटे क्या होता है, ए और डी, फिर बराबर लगाएं बी सी बटे डी ई, बी सी बटे डी और ई, फिर बराबर लगाएं ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए और ई, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, फिर देखिए यही त्रिभुज यहाँ पे हमने बनाया, फिर लिखा डी तथा ई और ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। कैसे हैं, मध्य बिंदु। डी ई, ए बी और ए सी, देखिए ये डी ई है, ये ए बी और ए सी की कैसा है, मध्य बिंदु। कैसा है, मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु है। देखिए डी ई बराबर बी सी, देखिए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, ठीक। देखिए डी ई बराबर 1/2 बी सी हो सकता है, क्या हो सकता है, डी ई बराबर 1/2 बी सी। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्या होता है, 1:4, ठीक। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपाते ये जो ये आयत है बना है चतुर्भुज, ये आयत, इसका डी ई सी बी का क्षेत्रफल 1:3 कितना होता है, 3, 1:3 कितना होता है, 3। देखिए उतना ही जानकारी लेना था। अब उसके बाद आते हैं हम त्रिभुज। अब देखिए आपका त्रिभुज हुआ खत्म, त्रिभुज के साथ साथ अब सारी चीज़ों का हो गया खत्म। देखिए त्रिभुज आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं त्रिभुज के गुण। अब देखिए ये त्रिभुज का गुण है, ये देखिए ये जो होती है x प्लस वाई, ये बाहर की त्रिभुज कोण क्या होता है, x प्लस वाई। दूसरा स्टेप है कि ऐसा त्रिभुज अगर बना है तो x बराबर 90 + y/2 सूत्र होगा यदि केंद्र, ये देखिए केंद्र है ना, इसका मेन बिंदु अंत केंद्र हो, कैसा हो, अंदर हो। अब देखिए ये त्रिभुज यदि 0 लंब केंद्र हो तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180। इसके बीच लंब केंद्र हो तो x प्लस वाई ये जोड़ के बराबर कितना, 180 मान निकालेंगे, ठीक। अब एक आता है थेल्स प्रमेय। कौन सा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है यदि डी ई बी सी, डी ई और बी सी ए डी बटे डी बी, डी बटे बी डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक। तब ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स। कौन सा प्रमेय है, थेल्स, ठीक है। 6 चैप्टर क्या हुआ, समाप्त। 6 चैप्टर हुआ समाप्त।
अब अगले चैप्टर पे चलते हैं हम। एक अच्छा चैप्टर समाप्त हुआ। आप लोग बताएंगे कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। जितना भी पढ़े हैं उसमें से कुछ चीज़ें आई कि नहीं आई। अगर नहीं आती हैं तो एक बार में क्लास को बार बार देखिए। धन्यवाद। अगर आप हमारे स्काई एकेडमी चैनल पे आते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही आपका प्यार है और आशीर्वाद है। ठीक है, सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो एक दूसरे के पास शेयर करिए और थोड़ा सा हमारा हेल्प करिए। हमारे स्काई एकेडमी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट के लिए। और सभी स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करेंगे। अगर वीडियो ये अभी 6 चैप्टर तक आया है, अब इसके बाद जो कल रिलीज होगा वो 6 चैप्टर से पूरा फार्मूला 15 चैप्टर तक कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक, सॉरी, धन्यवाद।